नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मराठास के बारे में, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मराठा के बारे में। उन्होंने किस तरीके से अपना राज सिंहासन चलाया, किससे कब लड़े, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वाले टॉपिक में। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है दी मराठा किंगडम वाज अनदर पावरफुल रीजनल किंगडम। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा सिख के बारे में, उसी तरीके से हमारा है मराठा किंगडम। तो इनका भी अपना खुद का एक बहुत बड़ा राज सिंहासन वगैरह अपना साम्राज्य हुआ करता था। ये लोग भी बहुत पावरफुल थे अपने आप में। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोलिस्ट प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। अब देखो, ये जो मराठा है बेसिकली ये इतना पावरफुल हो पाए एक व्यक्ति की वजह से, मोबाइल पीजेंट पेस्टोलिस्ट। देखो इसमें ना पीजेंट पेस्टोलिस्ट का मतलब होता है वैसे किसान जो कि अपने जानवरों के साथ हमेशा मूव करते रहते हैं इधर से उधर, ताकि उनके जानवरों को अच्छा अच्छा अनाज मिल सके। तो इन प्रकार के लोगों ने मराठा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आर्मी देकर। मतलब कि मराठा लोगों ने इन लोगों को अपने यहाँ पे बुलाया लड़ने के लिए, और ये लोग चले भी गए। तो सिंपल से ध्यान रखना है, पहला बात ये कि मराठा किंगडम भी अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम था। इस मराठा को सबसे ज़्यादा यदि किसी ने सपोर्ट किया उनको आगे बढ़ाने में, तो वैसे किसान जो कि अपने जानवरों को लेकर उधर उधर जाते रहते थे, घूमते रहते थे, ताकि उनके जानवरों को अच्छा अनाज मिल सके। तो ऐसे लोगों ने आर्मी के तौर पे काम किया है, किसके लिए? मराठा लोगों के लिए। और मराठा इस तरीके से फिर आगे निकल गए। ठीक है, बहुत आगे बढ़ गए। उसके बाद है हमारा शिवाजी यूज्ड दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब बेसिकली साउथ इंडिया का ये बात कर रहा है। तो शिवाजी ने भी इन प्रकार के लोगों का इस्तेमाल करके इन लोगों को अपने आर्मी में भर के मुगल्स के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे साउथ इंडिया में। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि हुआ कि मराठा भी इतना पावरफुल इसलिए हो पाए क्योंकि उनको किसान लोगों का सपोर्ट मिला था। और किसान लोग अपने आप में बहादुर होते हैं, पीछे हटने वाले होते नहीं हैं। और वैसे भी, और उसमें भी वैसे किसान जो कि अपने जानवरों का देख रेख करते हैं। तो उन लोगों ने मराठा लोगों को साथ दिया, और शिवाजी एक मराठा राजा थे, इन्होंने इन सारे लोगों को लेकर चले गए मुगल्स के साथ लड़ने के लिए। काफ़ी अच्छा लड़े ये। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर शिवाजीज डेथ पावर इन द मराठा स्टेट वाज wielded by a family of चित्पवन ब्राह्मण्स who served शिवाजी's successor as पेशवा। बेसिकली कहने का मतलब है कि शिवाजी के डेथ के होने के बाद, शिवाजी जब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बाद मराठा साम्राज्य को यदि किसी ने आगे बढ़ाया तो उस व्यक्ति, मतलब बेसिकली यदि उसको किसी ने आगे बढ़ाया तो एक फैमिली है, फैमिली का नाम है चित्पवन ब्राह्मण्स। ठीक, ब्राह्मणास आप कह सकते हो या फिर ब्राह्मण्स भी कह सकते हो। चित्पवना ब्राह्मण्स ये एक ऐसे फैमिली हैं जिन्होंने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया, और इन्होंने अपने आप को मान लिया कि हम क्या है, शिवाजी के सक्सेसर है, यानी कि उनके बाद यदि उनका कोई राजगद्दी संभालेगा तो वो हम संभालेंगे। और ये लोग अपने आप को क्या मानने लग गए? पेशवा। इन्होंने अपने आप को बोला पेशवा। तो बेसिकली कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि शिवाजी जब तक थे तब तक मराठा किंगडम को उन्होंने अच्छे तरीके से चलाया, लेकिन जब वो चले गए तो चित्पवन ब्राह्मण्स के फैमिली ने मराठा किंगडम को संभाला, और इन्होंने अपने आप को शिवाजी का उत्तराधिकारी बना दिया। मतलब कि शिवाजी के बाद ये लोग अपने मराठा किंगडम को चलाएंगे, और इन लोगों ने अपने आप को पेशवा बोला, यानी कि ये लोग अपने आप को पेशवा बोलते थे। उसके बाद पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। मराठा किंगडम का जो कैपिटल है वो किसको बनाया गया? पूना को बनाया गया। यानी कि पूना में ही बैठ के अब पूरा मराठा किंगडम पे नज़र रखा जाएगा, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर अगला, अंडर द पेशवाज द मराठाज डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब ये लोग रूल कर रहे थे, कौन? चित्पवन ब्राह्मण्स के परिवार लोग जब रूल कर रहे थे, बेसिकली अब मराठा किंगडम तो इन्हीं का हो गया था एक तरीके से। तो ये लोग जब रूल कर रहे हैं, और इन्होंने अपने आप को क्या बोला था? पेशवा बोला था। तो इन्होंने अपने अंडर में मराठा साम्राज्य को बहुत बड़े लेवल पे लेकर गए, यानी कि इन लोगों ने मराठा किंगडम को झुकने नहीं दिया, बहुत दूर तक लेकर गए। और इन लोगों का जो आर्मी है उनका लेवल भी दिन पर दिन बढ़ता चला गया। बेसिकली आप कह सकते हो कि मराठा किंगडम भी धीरे धीरे और मजबूत होता चला गया।
बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड, यानी कि 1720 से लेकर 1761 यानी कि 1720 से लेकर 1761 के बीच में मोटा मोटी आप कह सकते हो 41 ईयर्स। इस 41 ईयर्स में मराठा किंगडम जो है ना बहुत दूर तक फैल चुका था और इनका आर्मी भी बहुत ज़्यादा तगड़ा मजबूत हो चुका था। ठीक है, आगे मलवा एंड गुजरात वेयर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720। देखो मलवा और गुजरात ये दोनों जगह पहले मुगल से कब्जे में हुआ करता था, इन दोनों जगह को मराठा ने अपने कब्जे में कर लिया। कब? 1720 में। देखो मराठा को टक्कर मतलब कि मुगल्स को टक्कर देना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन ये मराठा किंगडम मुगल्स को टक्कर दे रहे हैं और यहाँ तक मलवा और गुजरात को अपने कब्जे में भी इन लोगों ने मुगल से छुड़ा के अपने कब्जे में रख लिया। तो बहुत बड़ी बात है ये। इससे साफ दिख रहा है कि मराठा किंगडम भी झुकने वाला नहीं था, बहुत मजबूत था। आगे बाय द 1730 द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर दक्कन पेनिनसुला, यानी कि 1730 तक लगभग मराठा राजा ने अपने आप को यहाँ का एक तरीके से कह सकते हो कि कर्ता धर्ता घोषित कर दिया दक्कन पेनिनसुला का। दक्कन पेनिनसुला का सिंपल सा मतलब हो गया आप कह सकते हो लगभग साउथ इंडिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बोलूँ तो आप बोल सकते हो गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे जगहों पे मराठा का अच्छा खासा जो कब्जा था वो हो चुका था। कब तक? 1730 तक। और ये लोग अपने आप को वहाँ का कर्ता धर्ता मानने लगे थे। बेसिकली इन लोगों का कब्जा वहाँ पे बड़े लेवल पे हो चुका था। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, Bengal and Odisha in the east, Karnataka and Tamil in the south। यानी कि यहीं पे मराठा चुप नहीं रहे, इतना भी इन्होंने शांत नहीं हुए। ये लोग और ज़्यादा अलग अलग जगह को अपने कब्जे में करने के बारे में सोचा। अब इन लोगों ने सोचा कि भैया इतना तो हमने कब्जा कर ही लिया, अब चलते हैं दिल्ली। तो इन्होंने दिल्ली पे भी हमला किया, दिल्ली को भी अपने कब्जे में किया। उसके बाद इनका साम्राज्य और बढ़ने लगा, तो ये अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते अपना कंट्रोल राजस्थान और पंजाब पे भी कर लिया, बंगाल और उड़ीसा पे भी कर लिया, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी कर लिया। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ और ईस्ट इन सब जगह पे इनका कब्जा हो चुका था। जैसे पहले आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली पे कब्जा इसका हो ही चुका था। उसके बाद आप देखोगे राजस्थान और पंजाब ये बेसिकली हमारे नॉर्थ में पड़ता है, बंगाल और उड़ीसा ये ईस्ट में पड़ता है, कर्नाटका और तमिलनाडु साउथ में पड़ता है। तो लगभग आप कह सकते हो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और बीच वाला जो जगह है दक्कन वाला जो हमने कहा आपको, उस पर तो कब्जा इनका पहले से ही था। तो लगभग आप कह सकते हो कि मोटा मोटी ओवरऑल इंडिया के अधिकतर पार्ट पे मराठा लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये आप सीधा मान सकते हो कि सीधे सीधे टक्कर किसको दे रहे थे? मुगल्स को टक्कर दे रहे थे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मुगल्स ही रूल किए थे और अब मराठा रूल कर रहे हैं। तो ये लोग मुगल्स को टक्कर सीधा सीधा दे रहे थे। आगे दीज वेयर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर बट वेयर मेड टू पे ट्रिब्यूट, यानी कि हर जगह पर इनका सीधा कंट्रोल नहीं था, अधिकतर जगह पर इनका सीधा कंट्रोल था, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इनका सीधा कंट्रोल नहीं था। लेकिन हाँ इतना दबदबा था कि तुम टैक्स, पैसा सब कुछ लाके हमको दोगे। ठीक ना, मतलब ये होगा कि मराठा ने जिस एरिया को अपने कब्जे में पूरी तरीके से कर लिया वो तो इसके कब्जे में ऑटोमेटिक आ ही गया। अब जिसके ऊपर इन्होंने अच्छी तरीके से कब्जा नहीं किया था उसको भी अपने दबाव में रखा था कि हम जो बोलेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। ओवरऑल घुमा फिरा के कह सकते हो कि अधिकतर इंडिया का पार्ट इनका बात सुन रहा था। एक्सपेंशन ब्राउड इनॉर्मस रिसोर्सेस, मराठा का पावर धीरे धीरे क्या होता चला गया? बढ़ता चला गया। तो बताइए इसका रिसोर्स यानी कि मराठा का खजाना घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा? बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। बहुत मजबूत हो गए मराठा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। आगे द मराठाज डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। अब मराठा ने ये देखा कि भाई इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, इतने बड़े इंडिया के इतने बड़े पार्ट पे हमारा कंट्रोल है, बहुत लोग हमसे थर थर काँपते हैं, तो अब इससे काम नहीं चलेगा, अब रूल भी करो तो थोड़ा सही तरीके से करो। यानी कि रूल करने का तरीका भी इन लोगों ने काफ़ी हद तक सही तरीके से लॉन्च किया था। मतलब आप ये कह सकते हो कि इन लोगों का रूल करने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब हो गया
कि ऐसा नहीं कि किसी से भी मार पीट के टैक्स ले लो, वो टैक्स देने में सक्षम नहीं भी है फिर भी टैक्स ले लो, ऐसा नहीं था। ये लोग सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। वंस कॉन्क्वेस्ट हैड बीन कंप्लीटेड एंड मराठा रूल वाज सिक्योर, रेवेन्यू डिमांड्स वेयर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड। यानी कि बेसिकली मराठा ने कई सारे जगहों पर हमला किया, उसको अपने कब्जे में कर लिया, जिसको अपने कब्जे में नहीं कर पाए वहाँ पे अपना दबदबा बना दिया। हर जगह से इनको क्या आ रहा था, रेवेन्यू आ रहा था, यानी कि पैसा इनको हर जगह से आ रहा था। और इसके पास इतना ज़्यादा पैसा आने का सिंपल सा मतलब है कि ये अपने सिस्टम को सही तरीके से चला पाएगा और पूरे इंडिया को सही तरीके से रूल कर पाएगा, वही सारा चीज़ हुआ। उसके बाद एग्रीकल्चर वॉर इनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव्ड। मराठा ने इंडिया पे केवल रूल नहीं किया बल्कि इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर को सुधारा भी, यानी कि खेती बाड़ी को अच्छा किया। और सबसे बड़ी बात, जो ट्रेडर थे, जो कि खरीद बिक्री का काम करते थे, व्यापारी लोग, उनको भी अच्छा खासा मौका ट्रेड करने का दिया। बेसिकली आप कह सकते हो कि मराठा के टाइम पे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। दिस अलाउड मराठा चीफ्स में हम लोग उसको सरदार बोलते थे। मराठा चीफ्स का मतलब हो गया, मराठा में थोड़ा सा बड़े लेवल पे जो आदमी होते थे उनको हम लोग सरदार बोलते थे। लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोंसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेस टू रेज पावरफुल आर्मीज। मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, देखो साफ लिखा हुआ है, दिस अलाउड मराठा चीफ्स, समझिए ध्यान से, इतने बड़े लेवल पे मराठा का क्या हो चुका था, पावर बढ़ चुका था। तो कुछ मराठा यहाँ पे हमारे सामने हैं, जैसे ग्वालियर के सिंधिया, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। ये कुछ ऐसे मराठा परिवार हैं जिन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे अपने आर्मी को बनाया था और बहुत ही बड़े लेवल पे पैसे भी कमाए थे और बहुत अच्छी तरीके से ये लोग अपने अपने जगह को कंट्रोल भी करते थे। और ये सब ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि लोगों से इनको प्यार मिलता था। बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, राजा यदि अच्छा बर्ताव लोगों के साथ करेगा तो लोग भी राजा के साथ अच्छा बर्ताव ही करेंगे। तो मराठा का कोई भी राजा उतना ख़राब भी नहीं था, सारे अच्छे थे, सब मिल के अपना रहते थे। तो ये कुछ ऐसे थे, जैसे ग्वालियर के सिंधिया हो गए, बड़ौदा के गायकवाड़ हो गए, फिर से नागपुर के भोंसले हो गए। तो ये सारे कुछ मराठा परिवार हैं जिन्होंने अच्छे तरीके से मराठा परिवार को, मतलब कि मराठा किंगडम को अच्छे तरीके से रूल किया है। बहुत बड़े बड़े पावरफुल इनके पास आर्मी अपने हुआ करते थे और पैसा का तो कोई कमी था ही नहीं इनके पास। न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज्ड विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठाज। और मराठा का एरिया, मतलब मराठा का कंट्रोल जहाँ जहाँ इंडिया पे था, उन हर जगह पर ट्रेड करने का जो रास्ता था वो अलग अलग रास्ता ये लोग बनाते रहते थे ताकि लोगों को ट्रेड करने में कोई दिक्कत भी ना हो। बेसिकली आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा मामला ये लोग सही करने के बारे में सोचते थे, रूल करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लोगों से टैक्स वगैरह भी लेते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन रूल करने का तरीका इनका सबसे अच्छा था, बढ़िया था, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो ये हो गया हमारा मराठास के बारे में। अगला हमारा है जाट्स। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। जाट्स हमारा क्या है, देखो पहला है लिखा हुआ जाट्स के बारे में, द जाट्स वेयर प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरलिस्ट। जाट्स बेसिकली होते वैसे लोग हैं जो कि बहुत बड़े किसान होते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसान जो बहुत बड़े किसान हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, वैसे लोगों को उस समय पे क्या कहा जाता था, जाट कहा जाता था। जैसे आज भी पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में ऐसे कई सारे किसान हैं जिनके पास बहुत ज़मीन है, उनको क्या कहा जाता है, उधर जाट कहा जाता है। ठीक है, आगे टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इन द एरियाज डोमिनेटेड बाई देम। तो यहाँ पे दो जगह है, पहला पानीपत और दूसरा बल्लभगढ़। तो पानीपत और बल्लभगढ़ ये दो जगह जाट लोगों का बड़ा फेमस एरिया हुआ करता था, क्योंकि पानीपत और बल्लभगढ़ में ही ये लोग आके अपने खेत का सारा सामान बेचते थे। जैसे खेत में चावल, दाल, गेहूँ ये सब उगाया, तो भाई आके आप कहीं भी बेचोगे ना, उसको घर में रखने के लिए तो खेती की नहीं है। ये लोग पानीपत और बल्लभगढ़ में आके अपने सामानों को बेचते थे। तो इनके लिए पानीपत और बल्लभगढ़ जो टाउन था वो बड़ा फेमस हुआ करता था। और इन दोनों जगह पे कंट्रोल किसका होगा, इन्हीं लोगों का होगा, सिंपल सी बात है। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। अब उसी में हमारा एक और आदमी का नाम यहाँ पे है, सूरजमल। ये आदमी
भरतपुर पे कब्जा, मतलब भरतपुर को ये कंट्रोल करते थे। भरतपुर को ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेट बना देते हैं, यानी कि भरतपुर को ये बाकी सारे अलग अलग एरिया से काफ़ी मजबूत बना देते हैं, क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत बड़े आदमी थे, इनके पास पैसा वगैरह का कोई कमी नहीं था। उसके बाद है हमारा व्हेन नादिर शाह सैक्ड दिल्ली इन 1739 मैनी ऑफ द सिटीज़ नोटेबल्स टुक रेफ्यूजी देयर। अब देखो हुआ क्या, नादिर शाह ये भी एक बहुत बड़े जाट थे, ये दिल्ली पे अपना बेसिकली कंट्रोल जमाए हुए थे। ये क्या करते हैं 1739 में दिल्ली को छोड़ देते हैं, यानी कि दिल्ली में अब ये रहना पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे ही ये दिल्ली को छोड़े, बाकी जो छोटे छोटे लोग थे दिल्ली में रहने वाले, उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना पूरा का पूरा डेरा जमा लिया। ठीक है। हिज सन जवाहिर शाह हैड 30,000 ट्रूप्स ऑफ हिज ओन and hired another 20,000 मराठा and 15,000 सिख ट्रूप्स टू फाइट द मुगल्स। और ये जो आप देख रहे हो नादिर शाह, जिसका कब्जा दिल्ली पे था, इन्होंने दिल्ली कब छोड़ा 1739 में। 1739 में दिल्ली को छोड़ देते हैं, लेकिन इनके छोड़ने के बाद जो इनका बेटा है, ये और अच्छे तरीके से अपने सिंहासन को चलाता है और बढ़ाता है। जैसे देखो, नादिर शाह का बेटा का नाम है जवाहिर शाह। इनके पास 30,000 ट्रूप्स अपना खुद का है। ट्रूप्स का मतलब हो गया सिंपल सा कि 30,000 सैनिक इनके पास अपने खुद के हैं, सोचो। उसके बाद 20,000 मराठा से ले रखा है इन्होंने, और 15,000 सिख लोगों से आर्मी, सिख लोगों का आर्मी अपने यहाँ पे रख रखा है। और इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ये लड़े थे किसके खिलाफ? मुगल्स के खिलाफ। तो सोचो मुगल्स का क्या हाल हुआ होगा। 30,000 और 20,000, 50,000 और 15,000, 65,000, यानी कि 65,000 सैनिक इनके पास थे। इतने सारे लोगों के साथ ये मुगल्स के खिलाफ लड़े थे। समझ में आया बात? ये था हमारा पूरा का पूरा जाट्स के बारे में पूरा कहानी। तो जाट्स का कहानी भी बड़ा अच्छा कहानी है। इनका भी जो कहानी है वो पूरा बहादुरी वाला है। मुगल्स के आगे ये लोगों ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ा है। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हो गया हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म। चैप्टर तो ख़त्म हुआ ही, इसी तरीके से हमारे क्लास 7 का जो पूरा हिस्ट्री था वो भी हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब बताइए आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है? समझ में आया सब कुछ? चलिए, अब ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को करना क्या है, किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो उस वीडियो में जाके आपको कमेंट कर देना है। यहीं पे हमारे क्लास 7 का हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, सिविक्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।